कैसे हो? मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग विश्वास का लास्ट लेसन जो 8th लेसन है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इस पर डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वास्तव में 2 पार्ट में बांट करके लिखा गया है। एक है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जेटकलासा, जिनका पूरा नाम था गड्रियोडे सिम्बोन्स बोनी, और इसी का दूसरा पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बीइंग बाय बाबा। आज हम लोग इसी का फर्स्ट पार्ट द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसे जेटकलासा ने लिखा है, उसी पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जेटकलासा जो थी वो एक एडिटर थी, राइटर थी, ट्रांसलेटर थी, एजुकेशनिस्ट थी और पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट भी थी। यानी राजनीति में एक प्रकार से वो अपनी सक्रिय भूमिका निभाया करती थी। प्यारे बच्चों, जेटकलासा का जो जन्म था वो 22 फरवरी 1876 को हुआ था। कब हुआ था? 1876 को हुआ था, और इनकी जो मृत्यु थी वो 26 जनवरी 1938 को हुई थी। ये आप याद रखना कि जेटकलासा का जन्म जो था वो 22 फरवरी, इसके साथ जोड़ देता हूँ यहाँ पे, 22 फरवरी 1876 को हुआ था, और इनकी जो मृत्यु थी वो 22 जनवरी 1938 को हुआ था। इनका दूसरा नाम आप तो जान ही गए हो, गड्रियोडे सिम्बोन्स बोनी, और इनका जो निक नेम था वो जेटकलासा था, और इसी नाम से वो प्रायः अपनी कहानियां लिखा करती थी। ये जो दोनों लेसन है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स है बच्चों, ये दोनों ही पार्ट जो हैं वो एक प्रकार से ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड है। अर्थात इन दोनों ने अपने ही लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है, चाहे वो जेटकलासा का द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर हो, चाहे बामा का वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स हो। कॉमन देख लो, ये दोनों ही जो राइटर हैं, चाहे वो बामा हो चाहे वो जेटकलासा हो, ये दोनों ही राइटर हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अर्थात ये जो कम्युनिटी है वो मेन स्ट्रीम, मेन कल्चर से बिल्कुल अलग थलग है। अर्थात ये बहुत ही बैकवर्ड कल्चर से बिलोंग करती हैं। और दोनों जेटकलासा भी और बामा दोनों बताती हैं कि उनके साथ उनके समय में कितना भेदभाव होता था, उन्हें लाइफ में सांस्कृतिक परंपरा को लेकर कितना कुछ सहना पड़ा, कितना कुछ झेलना पड़ा, टकराना पड़ा। जेटकलासा अगर हम देखें तो नेटिव अमेरिकन वुमेन थी, जो अमेरिका के सीवियर प्रेजुडिस का सामना करती हैं, उससे स्ट्रगल करती हैं। वास्तव में जेटकलासा पैदा तो अमेरिका में हुई थी, पर इनके जो पूर्वज थे वे भारत में रहते थे, और उस समय यूएसए में यानी अमेरिका में भारतीयों के साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था, और इस भेदभाव को जेटकलासा ने सहा, झेला, उसका सामना किया, और सन 1900 में इन्होंने अपनी आर्टिकल पब्लिश की थी। या कहे सन 1900 में इन्होंने अपनी आर्टिकल पब्लिश करना प्रारंभ कर दिया, विशेष रूप से कार्लाइल इंडियन स्कूल को फोकस करके, और यह वही स्कूल था जहां ये पढ़ा करती थी। वास्तव में कार्लाइल स्कूल जो था वह एक बोर्डिंग स्कूल था, और इसीलिए जेटकलासा अपना पूरा ध्यान इस विद्यालय की ओर, इस विद्यालय में पनप रहे भेदभाव की ओर लगाती हैं, और इसे समाप्त करने का पूरा प्रयास करती हैं। आओ इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इस कहानी में जेटकलासा यानी अपने ऑटोबायोग्राफी में जेटकलासा बताती हैं कि लॉर्ड ऑफ एप्पल में आज मेरा पहला दिन था।
लॉर्ड ऑफ एप्पल वह स्थान होता है जहां उनका स्कूल रहा करता है। आज बड़ी सर्दी थी, पूरा का पूरा जो ग्राउंड था वो स्नो से कवर्ड था, दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी, पेड़ पर कोई पत्ते नहीं दिखाई देते थे, सब बिल्कुल नेकेड ट्रीज थे। और तभी ब्रेकफास्ट के लिए एक जोर से घंटा की आवाज सुनाई देती है और यह घंटा बेलफ्राई से आ रहा था। बेलफ्राई जिसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो घंटा घर, तो घंटा घर से एक जोरदार आवाज आई। आवाज की प्रचंडता ने मेरे कानों के पर्दे को बिल्कुल हिला करके रख दिया। हमारी जो सेंसिटिव ईयर्स थी, हमारे सेंसिटिव ईयर्स के लिए बड़ी चुभने वाली आवाजें थी। सेंसिटिव ईयर्स का मतलब है कि वहाँ सब बच्चे थे, उनके कान बिल्कुल नाजुक नाजुक थे, इसीलिए लेखक ने इसके लिए सेंसिटिव ईयर्स का प्रयोग किया था। वहाँ बहुत शोर था, सब बातें कर रहे थे, सब जोर जोर चिल्ला रहे थे। क्योंकि मैं इंडियन थी इसीलिए उनकी लैंग्वेज को मैं समझ नहीं पा रही थी और मुझे बार बार ऐसे लग रहा था जैसे किसी पागल खाने में मुझको अच्छी तरीके से बांध दिया गया हो और मेरी आत्मा अपनी सारी खोई हुई आजादी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन मेरा जो सारा संघर्ष था सब व्यर्थ रहा, सब निरर्थक रहा, क्योंकि मेरी आत्मा ने अपनी आजादी पूरी तरीके से खो दी थी। इससे पहले वे अपने माँ बाप या यूं कहें अपनों के साथ रहती थी, मम्मी पापा के साथ रहती थी, जहाँ उनकी हर इच्छा का ख्याल रखा जाता था। घर पर वहाँ उनका हर कोई अपना था, हर लोग उसके विषय में पूछा करते थे, जांचा करते थे, उनके स्वास्थ्य का, उनके शिक्षा का, उनका सब कुछ प्रबंध किया जाता था, उनकी देखभाल किया जाता था। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में उस बोर्डिंग स्कूल में कहने के लिए भी कोई अपना ना था। तभी एक पीले से चेहरे वाली महिला वहां पर आई। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना था, कोई हाव भाव, कोई भाव भंगिमा नहीं दिखाई देती थी। उसके बाल सफेद थे, वह एक इमोशनलेस महिला थी। जैसे ही वह आई उसने सारी लड़कियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जो भोजन करने के लिए डाइनिंग रूम में जा रही थी। सभी लड़कियां भारतीय थी। फिर जटकलासा भारतीय लड़कियों का वर्णन करती हैं। इन भारतीय लड़कियों को देखकर जटकलासा को बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि सब भारतीय लड़कियों के जूते जो थे वो बड़े सख्त थे, बड़े टाइट थे, उनकी जो ड्रेस थी वो सब टाइट थे। भारत में हम लोग सॉफ्ट आवाज करने वाले जूते पहनते थे, ड्रेस जो होते थे लूज गारमेंट हुआ करते थे, लेकिन यहाँ जूते टाइट थे जिसमें से आवाज खूब आती थी। इनके कपड़े भी बिल्कुल इतने टाइट थे कि उनके शरीर पर बिल्कुल चिपकी हुई प्रतीत होती थी। और जो छोटी लड़कियां थी वे बाजुओं वाले, स्लीव वाले एप्रॉन पहनी थी। सबके बाल बहुत छोटे छोटे थे और उन्हें सबसे अजीब यह लग रहा था कि उनके जूते बड़े शोर मचा रहे थे। जब भी चलते थे चटर चटर की आवाज करते थे। पर मैं अपने सॉफ्ट जूतों में धीरे धीरे बिना कोई शोर मचाए चल रही थी और मैं उस समय ऐसे फील कर रही थी, ऐसे महसूस कर रही थी कि जैसे मैं अंदर की तरफ, नीचे की तरफ धंसती जा रही हूं। और मैंने सभी भारतीय लड़कियों को कठोर नजरों से देखा तो पाया कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उन्होंने कितनी शर्मनाक, बेशर्मी से भरे हुए पोशाक पहने हुए थे। फिर सब धीरे धीरे डाइनिंग रूम की तरफ जाने लगे। तभी मैंने अपोजिट डोर से 3 लड़कों को हमारी पार्टी में आते हुए देखा। मैं उन्हें चुपके चुपके देखी। वे तीनों लड़के भी वैसी ही बेचैनी, वैसी ही असुविधा महसूस कर रहे थे जैसा कि मैं कर रही थी। यद्यपि उन तीनों लड़कों के जो पोशाक थे वो ढीले ढाले थे, देखने में बड़े ठीक लग रहे थे। और तभी एक छोटी घंटी बजी। पहले वाली घंटी इतनी तेज बजी थी कि बिल्कुल कानों को चुभन होने लगी, लेकिन अब की बार छोटी घंटी बजी और वहां पर उपस्थित जितने भी बच्चे थे सभी बच्चों ने नीचे से
थे वो मेज के नीचे से कुर्सी लगाई गई थी, सब लोगों ने अपनी अपनी कुर्सी खींची और कुर्सी खींचकर कुर्सी के पास खड़े हो गए। पर मुझे लगा कि सब लोगों को कुर्सी पर बैठना है, इसीलिए मैं पहला दिन मेरा था, मैंने कुर्सी को खींचा और जैसे मैंने मेज के नीचे से कुर्सी को खींचकर बाहर निकाला, धीरे से उस पर बैठ गए। लेकिन बैठने के बाद जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो पाई कोई भी बच्चा वहां बैठा ना था, केवल मैं ही एक ऐसी थी जो अपने कुर्सी पर बैठ गई थी। बाकी सभी जितने भी बच्चे थे सब मेज के पास चुपचाप खड़े हुए थे। जब मैंने देखा कि सब के सब जितने भी बच्चे हैं वहां पर खड़े हैं और मैं अकेली हूँ बैठी हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी खड़ी हो जाऊं, क्योंकि मैं बड़ी शर्मिंदगी फील कर रही थी। शर्म के कारण, शर्म के साथ मैंने चारों ओर देखना शुरू किया और यह भी देखने का प्रयास किया कि कुर्सियों को कैसे प्रयोग में लाना है। पर जैसे ही मैं खड़ी होने के लिए तैयार हुई या थोड़ा सा ऐसे उठ करके ऊपर तक आधा ऐसे खड़ी हुई, बिल्कुल उसी पल एक दूसरी घंटी बजी, क्योंकि मैं घंटियों का मतलब समझ नहीं रही थी। वहां पर उपस्थित जितने लोग थे सब लोग घंटियों का मतलब समझ रहे थे। मैं चौंक गई और देखा कि सभी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मैं तो खड़ी हो गई, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। तो मैं भी बिल्कुल शर्म से धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर बैठ गई और चुपके चुपके अपने चारों ओर सबकी एक्टिविटी को देख रही थी कि अब जैसे जैसे सारे लोग करेंगे वैसे वैसे मैं करूंगी और घंटियों के मतलब को भी समझने का मैं प्रयास करूंगी। तभी हाल के एक कोने में मैंने एक आदमी को कुछ बोलते हुए सुना। चूंकि वह अंग्रेजी में बोल रहा था, अंग्रेजी मुझे उतनी अच्छे से आती नहीं थी, इसलिए मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह कोने वाला जो आदमी था वह क्या कर रहा है। मैं देखने के लिए मुड़ी कि कौन है, क्या बोल रहा है, पर मैं उसकी भाषा, उसके द्वारा बोले जाने वाले एक भी शब्द के अर्थ को समझने में असमर्थ थी। जितनी भी वहां पर लड़कियां थी अपनी प्लेटों पर बिल्कुल ऐसे सर झुकाई थी और मैं मेजों की लंबी कतारों को बहुत ही ध्यान से देख रही थी कि प्लेट में क्या क्या रखा है। लेकिन तभी मेरी नजर उस पीले चेहरे वाले संवेदना शून्य औरत पर पड़ी, तो मैंने पाया कि वह औरत बड़ी ही बारीकी से मुझे घूर रही है और घूर इस तरीके से रही थी कि मुझे डर लग रहा था, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और जैसे ही मेरी नजर उस बूढ़ी औरत से मिली, मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली और सोचने लगी कि यह विचित्र सी जो औरत है इतनी बारीकी से मुझे क्यों घूर रही है, क्या कारण है कि वह मुझे घूरे जा रही है और इतनी सारी लड़कियां और किसी को नहीं देख रही है। जब मैं यह सोच रही थी तभी उस आदमी ने बोलना, जो कोने में खड़ा होकर, हाल के कोने में खड़ा होकर बोल रहा था, उसने बोलना बंद कर दिया। और जैसे ही उस आदमी ने बोलना बंद कर दिया तभी एक तीसरी घंटी बजी। वास्तव में वह व्यक्ति जो कुछ बोल रहा था वह एक प्रार्थना थी, यानी वो खाना खाने से पहले एक प्रार्थना कर रहा था। और जैसे ही वह प्रार्थना खत्म हुआ, सब लोगों ने अपना चाकू, अपना फोर्क निकाला और खाना खाना प्रारंभ कर दिया। मेरे लिए चाकू से और फोर्क से ये जो खाने का जो फार्मूला बना था उस समय वहां पर, उस हॉस्टल का जो नियम था, वो बोर्डिंग स्कूल का जो नियम था, मुझे बड़ा कठिन लग रहा था। मैं चाकू और फोर्क से खा नहीं पा रही थी। इस समय मैं कुछ भी करने से डर रही थी और यही वजह है कि मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं सिर्फ रोए जा रही थी, बस रोए जा रही थी। खाना भी ठीक से ना खा पाई और सोने के लिए अपने कमरे में चले गई। उस दिन सुबह मैं बिल्कुल देर से सो करके उठी और इधर उधर देखने लगी कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहला दिन है, वहां मेरी
वहीं डाइनिंग टेबल के पास ही एक मेरी दोस्त बन गई थी, जिसको अच्छी से अंग्रेजी आती थी। उसका नाम था जुडेविन। आप लोग भी याद रखना, कैरेक्टर्स कम है। उसका नाम था जुडेविन। उसने मुझे एक भयंकर चेतावनी सुबह सुबह ही दे दी और बताई कि देखो, मैंने चुपके से सुना है कि कल जो तुम्हारे ये जो लंबे लंबे भारी भारी बाल हैं उसे काट दिया जाएगा। इंडिया में लंबे लंबे बाल रखना, जुड़े रखना, यह एक फैशन है। जैसे मैंने यह सुना कि मेरे बाल काट दिए जाएंगे, मेरी तो रूह कांप गई। मुझे तुरंत मेरी माँ की बात याद आई। मेरी माँ मुझे हमेशा बताती थी कि वे जो अनिपुण योद्धा होते हैं, जब उन्हें उनके दुश्मन पकड़ लेते हैं तो उनके बाल छोटे छोटे काट दिए जाते हैं। हमारे कल्चर में जो विलाप करते हैं, जो शोकातुर लोग होते हैं, उनके बाल छोटे छोटे होते हैं, या वे जो कायर होते हैं उनके भी बाल छोटे छोटे काट दिए जाते हैं। मैंने छोटे बालों के रहस्य के विषय में अपनी माँ से बहुत कुछ सुना था, इसलिए बहुत देर तक मैं जुडेविन से इस बारे में बातें करती रही, अपने भाग्य के विषय में चर्चा करती रही। अंत में जुडेविन मुझे समझाती है कि देखो जुटकिला साहब, आपको हर हाल में समर्पण करना ही होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, वे लोग बड़े क्रूर हैं, वे लोग बड़े जिद्दी हैं, वे हमारी फरियाद, हमारे निवेदन को तनिक भी नहीं सुनेंगे। पर मैंने विद्रोह करने का निश्चय किया। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं किसी भी कीमत पर समर्पण नहीं करूंगी, हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगी और अपने बाल को किसी भी कीमत पर कटने नहीं दूंगी। पर मेरी मां कोई सुनने वाला ना था, मेरी कोई मदद करने वाला ना था, कोई ना था वहां पर। घर पे होती तो सब लोग मेरी मदद करने को तैयार रहते, कोई मेरे लंबे लंबे बाल, भारी भारी बाल को कटने नहीं देता, लेकिन यहाँ कोई सहायता नहीं थी। मैंने भागने का, मैंने छुपने का इरादा किया और चांस तलाशने लगे। और कुछ समय के बाद जब मैंने देखा कि कोई मेरी ओर अटेंटिव नहीं है, कोई मेरी ओर देख नहीं रहा है, फिर क्या था, बस मैं गायब हो गई। मुझे सख्त और शोर मचाने वाले जो जूते दिए गए थे, मेरा समतल, मेरा जो नॉइजलेस जूता था उसे छीन लिया गया था। उसके स्थान पर कठोर कर्कश आवाज करने वाले जूते मुझे प्रदान किए गए थे। मैं उन्हीं जूतों में धीरे धीरे चुपके चुपके ऊपर के कमरे में गई। वहां मैंने एक हाल को देखा। उस हाल में धीरे धीरे मैं प्रवेश कर गई, आगे बढ़ी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहां जा रही हूं। मेरे आंखों के आगे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, बस मैं आगे बढ़ी जा रही थी, बढ़ी जा रही थी। एक खुले दरवाजे की ओर मैं जैसे ही मुड़ी, मुझे एक कमरा दिखाई दिया। उस कमरे में जब मैंने प्रवेश करके देखा तो पाया उस कमरे में 3 पलंग थी और चारों तरफ जो खिड़कियां लगी थी, खिड़कियों पर गहरे हरे रंग का पर्दा लगा हुआ था, इसलिए सूर्य की जो रोशनी थी वो भी भीतर नहीं आ पा रही थी। और डार्क पर्दा होने के कारण कमरे का जो कलर था वो भी पूरी तरीके से अंधकार युक्त था, एकदम डार्क डार्क कमरा था। शुक्र था कि वहां पर कोई ना था। मैं उसी अंधेरे कमरे में अपने छुपने का स्थान तलाशने लगी। जब मुझे कुछ समझ में ना आया तो मैं हाथों से घुटनों के बल रेंग करके एक पलंग के नीचे चली गई और स्वयं को उस अंधेरे कमरे में छिपा लिया ताकि कोई मुझे देख ना सके। मैं उस पलंग के नीचे कमरे में अकेले बहुत देर तक छुपी रही। मैं उस छुपे हुए स्थान से बाहर की ओर देख भी रही थी कि बाहर कैसी एक्टिविटी चल रही थी। और तभी मैंने कुछ पदचापों की आवाज सुनी, पैरों की आहट मुझे सुनाई दी। मेरे तो बिल्कुल कान खड़े हो गए, रोंगटे रोंगटे मेरे खड़े हो गए। हाल में
कोई मेरा नाम जोर जोर से चिल्ला रहा था। सब के सब जितने भी लोग उस हॉस्टल में थे, बोर्डिंग में थे, सब मुझे ढूंढ रहे थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोलाहल था। मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि मेरी जो दोस्त है जुड़ेगिल, वह भी मुझे ढूंढ रही थी, लेकिन उसका ढूंढने का इरादा अलग था। वो अलग उद्देश्य से मुझे ढूंढ रही थी, लेकिन बाकी जितने अन्य लोग थे वे मुझे अलग उद्देश्य से ढूंढ रहे थे। पर मैंने जवाब देने के लिए अपना मुंह ना खोला। सब चिल्ला रहे थे मेरा नाम ले लेकर के, लेकिन मैंने अपना मुंह जवाब देने के लिए खोला ही नहीं। तभी मैंने अपने करीब तेज तेज कदमों की आती हुई आवाजों को सुनी और मैंने पाया कि सब लोग मेरे कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। मैं अपनी सांस रोक ली और खुले हुए दरवाजे की ओर चुपचाप लगातार टकटकी लगाकर देखती रही। और उसी बेड के बगल में बड़ा बड़ा संदूक भी था और उसी संदूक के पीछे जाकर के मैं पूरी तरह से दुबक गई। सब लोग मुझे इस मेरे कमरे में तलाश रहे थे। चूंकि कमरे में बहुत अंधेरा था, तभी किसी ने खिड़की के पास से, दरवाजे के पास से जो डार्क पर्दा लगा हुआ था, उस पर्दे को हटा दिया। और जैसे ही पर्दा खिड़की के पास से, दरवाजे के पास से हटाया गया, पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। और उजाले से भरे हुए कमरे में किसी ने पलंग के नीचे देखा और जैसे उसने मुझे देखा, मुझे घसीट करके पलंग के नीचे से निकाला गया। मैं पूरी ताकत से विद्रोह कर रही थी। अपने हाथ पांव जितना भी हो सकता था पूरी ताकत से चिल्ला रही थी, पर किसी ने मुझ में कोई तरस ना दिखाया, किसी ने मुझ पर कोई सहानुभूति ना दिखाई। सब लोग जबरदस्ती मुझे सीढ़ियों से घसीट करके नीचे ले गए और निर्दयता पूर्वक एक कुर्सी से बांध दिया गया। मैं जोर जोर चिल्ला रही थी, अपना सर हिला रही थी, गले को झटक रही थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरी फरियाद, मेरी परेशानी, मेरी ओर उदारता दया के साथ नहीं देखा। और तभी मैंने कैंची की जो ठंडी ठंडी कैंची, साथ ही साथ ठंडी ठंडी ब्लेड अपने गर्दन पर महसूस की। सब मुझे कस के, कोई कंधे को पकड़ा था, कोई हाथ को पकड़ा था, कोई पैर को दबाया हुआ था कुर्सी पर, सब मुझे कस कर पकड़े थे। और तभी मैंने अपने घने भारी बालों की लटों में से एक लट को कटते हुए सुना और बालों की लटों को जमीन पर गिरते हुए मैंने देखा कि किस तरीके से मेरे बाल कटे और नीचे शोर के साथ गिरे। और जैसे ही मेरे बाल नीचे गिरे, मैंने अपना सारा साहस, सारा हिम्मत, धैर्य खो दिया, पूरी तरीके से ढीली पड़ गई। आंख बंद कर ली, बस शांत खामोश आंसू बहाती रही और सोचने लगी कि जब मैं अपनी माँ से दूर हुई, तब से, यानी जब से मैं अपनी माँ से दूर हुई, तब से हर पल, हर स्थान पर मैं सिर्फ और सिर्फ निरादर, सिर्फ और सिर्फ अपमान सहन करती रही हूँ। मेरे बाल काट करके छोटे कर दिए गए, मेरा सारा का सारा व्यक्तित्व बदल दिया गया। लोग मुझे देखते कम थे, घूरते ज्यादा थे। मैं हवा में लकड़ी के खिलौने की भांति घूम रही थी। मेरे बाल आज एक कायर के बाल लग रहे थे, जैसे मेरी माँ मुझे घर पर सुनाया करती थी। मैं बहुत पीड़ा में थी, माँ को याद कर रही थी, विलाप कर रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी, लेकिन मुझे वहां पर दिलासा देने वाला, मुझे शांत करने वाला कोई ना था। कोई मेरे पास तक ना आया, यहाँ तक कि मेरी आत्मा ने भी आकर के मुझे ना समझाया। मेरी माँ मुझे समझाया करती थी और अंत में कहती हैं कि इस बोर्डिंग स्कूल में मैं एक ग्वाले के द्वारा हाके जाने वाले अनेक छोटे छोटे जानवरों में से एक थी। तो कहने का मतलब यह प्यारे बच्चों कि अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था।
भारतीयों के कल्चर से, उनके पर्सनल लाइफ से, उनके पर्सनल स्टाइल से समस्त प्रकार से छेड़छाड़ किया जाता था। और यही वजह है कि वहाँ जैसा दिखने के लिए उन्हें खूब चुस्त कपड़े पहनाए जाते हैं, कड़े कड़े जूते दिए जाते हैं और सब लोगों को समान दिखने के लिए उनके बाल काट करके छोटे कर दिए जाते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों कहानी द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर जेड क्लास साहब के द्वारा। ठीक है बच्चों, बाय, गुड नाइट।